जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अभी हाल ही में मॉक टेस्ट हुआ था तो उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन एनालिसिस नहीं हो पाई थी। तो एनालिसिस आज हमको करनी है और एनालिसिस के लिए थोड़ा वेट लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। और हम चूँकि आज के दिन एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, तो एक सूचना ये है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और अपना सेंटर चुन के अपने हिसाब से गंतव्य के लिए अपना पोजीशन बना लीजिए और तैयारी बिल्कुल दुरुस्त रखिए। और एक नए उल्लास के साथ, नए जोश के साथ हम आइए पेट को जो मॉक टेस्ट हुआ था उसको सॉल्व करते हैं और अपने उस 6 और 7 तारीख की तैयारी को एक पुख्ता आधार देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो आपके साथ है, ये ऑप्शन में है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, पहला कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा आलमगीरपुर। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है और आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, दैट इज हड़प्पा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। ये आपका मौर्य काल से संबंधित है, तो थोड़ा टफ है, लेकिन इसका आंसर चलते हैं सीधा। हम अभी डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे जब आप लोग एनालिसिस के लिए, डिटेल एनालिसिस के लिए कहेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर बंगाल में। और थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बुद्ध से संबंधित है। कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे बुद्ध, तो ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शतानिक, बी उदयन, सी बोधि, डी निकप्शु। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर उदयन, जिस किसी ने उदयन को टिक किया हो तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ। तो ऑप्शन में है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित नहीं है, कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका दो सही सुमेलित नहीं है। पहला अजमेर कुव्वत अल इस्लाम लिखा है, लेकिन ये कुव्वत अल इस्लाम होगा। ये आपका कुतुब मीनार में एक है, मॉस्क टाइप का है, तो वहाँ पे है, तो यानी कि दिल्ली में है। और ऑप्शन में अजमेर लिखा है, इसलिए गलत है। अजमेर में आपको दरगाह शरीफ यानी कि चिश्ती का मकबरा ये सब देखने को मिल सकता है। खैर हम और अजमेर में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ लें ऑप्शन। मैं थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं करूँगा, सीमित करने का प्रयास करूँगा खुद को, और हम केवल अपने पेट मॉक टेस्ट को ही ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी जो है वो जौनपुर है, जौनपुर अटाला मस्जिद। तो ये जौनपुर अटाला मस्जिद ये सही है। और ऑप्शन सी मालवा जहाज महल ये भी सही है। ऑप्शन डी भी इसमें मिसमैच हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ये गुलबर्गा जो है ये कर्नाटका में है और जामा मस्जिद दिल्ली में है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो डी और ए जिसने लगाया वो दोनों का सही है, इसमें दोनों को ऑप्शन मार्क्स मिल जाएंगे। और आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था, क्या करने के लिए कहा था, ये ऐसा पूछा गया था। तो हमने करेक्शन करा दिया था क्वेश्चन में उसी समय। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें है सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए कहा था, दूसरा है सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहा था,
या तीसरा है राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए कहा था। तो इसका सीधा आंसर हम चलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये केवल थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, तो इस पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो ऑप्शन है इंडिपेंडेंस पार्टी या गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी। तो आसान क्वेश्चन था ये इस बार, और ये स्वराज पार्टी के लिए आपका अगर है तो सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सीधा आंसर था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, और आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, दैट इज सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, मार्लिमेंटो सुधार या चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिनियम 1935। और जानते हैं, बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, रानी की उद्घोषणा ये 1858 में किया गया था, जब 1857 की क्रांति हुई थी। मार्लिमेंटो सुधार जो हुआ था ये 1909 में आया था, और ये चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में आया था। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है आपका यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड या कोई नहीं। तो डीपीएसपी सीधा सी बात है, आयरलैंड से प्रेरित है। याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके पॉलिटी के लिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। और इसके बाद हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? ध्यान दीजिएगा, द्वीप देश हैं। द्वीप देश एक श्रीलंका भी है, मालदीव भी है। तो इन सब में यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने ये टिक किया उसका बल्ले बल्ले, बाकी तो सब थल्ले थल्ले। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी है मनामा, माले, मास्को, मस्कट। और इनमें से आप सीधा मस्कट पे जाएंगे, ये है ओमान की राजधानी, दैट इज मस्कट, ऑप्शन डी। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है या किस देश में है? तो तुर्काना से कई लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि तुर्की सही होगा, लेकिन तुर्की सही नहीं होगा दोस्तों यहाँ सही होगा केन्या, दैट इज ऑप्शन में है केन्या। यह है लेक तुर्काना जो केन्या में है, सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। लेक से और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हैं, तो हम इस पर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए कि हाँ इस पर डिटेल चर्चा करना है, तो हम उस पर डिटेल वीडियो बना देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप एक वीडियो अगर अपेक्षित कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, कमेंट में लिखिएगा, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। और 14वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर है निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। ऑप्शन कामेंग जो है वो असम में है, ये देख लेते हैं, कामेंग असम, बैतरणी महाराष्ट्र, गिरना ये भी महाराष्ट्र में है, इसलिए थोड़ा एक ऑप्शन गलत हो जा रहा है। हसदेव जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है, तो ये एक उड़ीसा में तो खैर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसमें भी आपको कॉमन मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए ठीक है, वो देख लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये रहा
निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन है मानपुरा, बी श्रीरंगम, सी लुलु द्वीप या डी माजुली। तो सीधा सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका माजुली द्वीप। माजुली द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये आपका आसाम में पाया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा समय न होने के कारण हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए इसका डिटेल एनालिसिस तो प्लीज़ कमेंट on the comment box. And now we are going to question number 16. What is 1969 में कितनी प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? इनमें ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, या 12, 100, 6 या 14। तो इसमें डी ऑप्शन पे सीधा सीधा जाएंगे, क्योंकि जो इंदिरा गांधी सरकार थी वो थोड़ा समाजवादी से प्रेरित थी, तो उन्होंने ऐसा किया था कि 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, और जिनकी जो पूंजी क्षमता थी 50 करोड़ थी उनको। फिर उसके बाद उनका मन हुआ कि एक बार फिर से किया जाए, तो उन्होंने 1980 में इसे दोहराते हुए 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसका हम बाद में एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जब आप लोग कमेंट में कहेंगे। खैर, हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो उस उद्योग के विषय में पूछ रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर आपका बी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। हालांकि देखा जाए तो आरक्षण के विषय में तो सबसे पहले जो 1956 का औद्योगिक नीति था उसमें 17 विषय थे। फिर उसके बाद जो 1991 में आया, फिर 8 विषय केवल आरक्षित रह गए, और वर्तमान में केवल 2 विषय आरक्षित हैं। उसमें भी रेलवे के कुछ अंशतः कर दिया गया है, दे दिया गया है इनको, निजी क्षेत्र को। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगा इसलिए मैंने बता दिया। आप ध्यान दीजिएगा, आप होशियार लोग हैं, बहादुर लोग हैं। तो हम आगे 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। यथासंभव इनमें से लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लग रही है। अगर थोड़ा सा विश्वास है आपको तो आप इसको पूरा देखिएगा, और जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब फाइनल क्वेश्चन में देखने को मिले क्वेश्चन पेपर में। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र। सीधी सी बात है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र ही ऑप्शन में होगा। आपका ऑप्शन रहा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 19th क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो जाहिर सी बात है, इसका ऑप्शन ए 5वीं, 6ठी, 4थी, तृतीय। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग पे ध्यान दिया गया, तीसरा कृषि पंचवर्षीय योजना दोनों को मिक्स कर दिया गया, चौथी पे थोड़ा स्थिरता पे बात की गई। तो आपकी चौथी है पंचवर्षीय योजना, जिसमें स्थिरता की बात की गई, 5वीं गरीबी की बात की गई। तो खैर डिटेल थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ये रहा, 15, 1 अगस्त या 1 मई या 12 दिसंबर। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज सी, 1 मई। 1 मई को चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन हुआ था इतिहास में, तो खैर इस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? ऑप्शन में है के.एस. हेगड़े, गणेश मावलांकर, जिनको जीवी मावलांकर कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा,
M.A. अयंगर या हुकुम सिंह। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गणेश मावलंकर या जीवी मावलंकर। ये पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के, और पहली लोकसभा जो 1952 में ये इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और खैर डिटेल में सब बाद में करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राइट टू वर्क की गारंटी लेता है? तो ऑप्शन ए में है भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, दूसरा मनरेगा अधिनियम, तृतीय वेतन भुगतान अधिनियम या नागरिकता अधिनियम। तो इनमें से कोई नहीं लेता। हालांकि संविधान में भी कहीं स्पष्ट चर्चा नहीं है गारंटी की, लेकिन ये जो चर्चा की गई है मनरेगा में की गई है, और संविधान में डीपीएसपी में थोड़ी सी की गई है कि जॉब की गारंटी की बात की गई, लेकिन मनरेगा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गारंटी की बात की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विधानमंडल में भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए? तो ये 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए थे, वो किस धारा के तहत बनाए गए थे? जब अधिनियम 1935 की सहायता से बनाया गया था। तो अधिनियम 1935 की धारा 100 में ये वर्णित था कि आगे कानून बनाए, कैसे कानून बनाए जाने हैं। तो उसको उसकी सहायता लेते हुए 1947 से 1949 तक ये कानून बनाए गए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जिनका भी है वो खुश हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। ऑप्शन हो जाएगा 6 महीना। और 6 महीना आर्टिकल 75 के तहत जो कोई व्यक्ति अगर मंत्री बना दिया गया है और उसने 6 महीने तक एमपी की सदस्यता नहीं ली है तो उसे मंत्री बने रहने का हक नहीं है, इसलिए 6 महीना इसका आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूएनएफसीसीसी का अर्थ क्या है? हालांकि यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म जो पहला है वो फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, तो गलत है। दूसरा है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कह रहा है, यही वाला सही है। और तीसरा है वो काउंसिल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस काउंसिल वर्ड पे, ये गलत है। फिर यहाँ काउंसिल बात कर रहा है, ये गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेमवर्क है, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सही हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। और हाँ 26वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 26वां क्वेश्चन है आपका। ये 26वां क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किस कारण पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन में पूछा गया है किस चालक पर नहीं निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में चालक पदार्थ का मटेरियल, लंबाई, इसकी क्रॉस सेक्शनल, या चालक की आर्द्रता। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है मटेरियल पर, लंबाई पर, इसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पर, या उसके ताप पर। तो यहाँ आर्द्रता की बात कर रहा है, जो कि गलत है ऑप्शन में, और गलत ही पूछा है, इसलिए हमारा डी सही है। हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच अंतर को किस नाम से जाना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, फुल टास्क जिसे आपने जरूर किया होगा। तो इसका आंसर सीधा है स्नैप्स। स्नैप्स जो है वो 2 न्यूरॉन के बीच को जोड़ता है और सूचना का ट्रांसफ़र करता है एक से दूसरे में, तो दैट इज़ स्नैप्स। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो जाहिर सी बात है आपका सिनकोना हो गया, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन सिनकोना है। ये मलेरिया के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसका जो पेड़ है इसके छाल का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है तारों के चमकने का कारण क्या है? तो दोस्तों तारों के चमकने का कारण यहाँ क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था वो पूछा नहीं, जो पूछा है उसका ऑप्शन नहीं दिया है,
इसलिए यहाँ चमकना नहीं टिमटिमाना कहा जाएगा। चमकने का कारण अगर सही तरीके से देखा जाए तो चमकने का कारण उसका जो व्यक्तिगत प्रकाश है उसके कारण चमक रहा है, लेकिन टिमटिमाने का कारण जो है उसको ऑप्शन में दिया गया है, तारे तारे टिमटिमाने टिमटिमाते क्यों नज़र आते हैं। तो इस पे ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, या तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, या पानी की बूंद द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो ये ऑप्शन नहीं होगा पानी की बूंद द्वारा, और धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा, और क्योंकि यहाँ थर्ड पे जाते हैं तो बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है चूँकि वायुमंडल की परतें विभिन्न घनत्व की होती हैं, तो घनत्व में चेंज के कारण जो प्रकाश का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपवर्तन होता है, उसी के कारण जो हमें तारे जो हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, जो कि इस हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगले हम क्वेश्चन जो है ऐसे 4 क्लिप में बनाएंगे इसको, जो कि ये लंबा हो जाएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए या अगले सेट के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी तुरंत उपलब्ध कराने वाले हैं। 30वां क्वेश्चन जो है वो है, पूछ रहा है 30वां क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ऑप्शन ए ये सभी, दूसरा समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। जाहिर सी बात है ये सभी ग्लोबल वार्मिंग जो 2025 में एक बड़ी समस्या है, इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। हमने थोड़ा सा इस पे इसलिए ध्यान दिया है। तो ये ऑप्शन ये सभी होगा। बाकी कुछ और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, लेकिन अब मिलते हैं एनालिसिस डिटेल में अगर आप चाहेंगे। तो तब तक के लिए अगली क्लिप का वेट कीजिए और अपना आंसर मिलाते रहिए। और अगर डाउट है तो सीधा क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम प्रयास करेंगे कि पेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस डिटेल वीडियो दिया जाए, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। खैर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।